नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज हम 2023 के प्रीवियस क्वेश्चन सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हम सभी को यह पता चलेगा कि किस प्रकार की पैटर्न है जो कि एग्जाम में पूछी जा रही है। क्वेश्चन 15 तक हम सभी का हो चुका था और उसी को आगे बढ़ाते हुए अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में भारतेंदु जी ने शब्द उन्नति का मूल किसे माना है, मतलब पूरा भारत कैसे उन्नति कर सकता है, इसका मूल कारण किसको माना है, या फिर क्या मुख्य कारण है जिसे हम भारत का उन्नति कर सकते हैं? तो क्या है? धर्म। क्या माना है? धर्म को माना है, जो कि भारत उन्नति का एक मूल मंत्र है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि यूनिट सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। क्या कहता है? सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है? मिलान करना है। इसका जो मिलान होगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। ए का 3 मतलब उठ गए आज बापू हमारे झुक गया झंडा, तो ये रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं से है। उसके बाद बी का 4 में जाएगा मुर्दैया सोने की थारी में जेवना परसो रामा जेवना ना जेवे हमार बलमा, ये है किसमें? मुर्दैया से संबंधित है। सी का 1 कहता है कि तुलसी गंग दोमो भय सुकविन को सरदार तिलके का कव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार, ये यहाँ आएगा संस्कृति के 4 अध्याय के साथ मिलान होगा। और डी का 2 जीवन मंथन से निकला विष वह जो तुमने पान किया और अमृत हो बाहर आया उसे जगत को दान दिया, यह आवारा मसीहा रचना से संबंधित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन का पैटर्न हम सभी को इससे ज्ञात हो जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। कहता है परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक हैं, मतलब जो परीक्षा गुरु है उसमें टोटल 41 प्रकरण है। कितने? 41 प्रकरण है, और उसका कौन कौन सा प्रकरण है उस चीज़ को यहाँ पर दिखाना है। तो इसका आंसर जो है वह है बी होगा। क्या होगा? बी। बी का मतलब है CDE। सी मतलब प्रामाणिकता है इसमें, डी है अदालत, और ई है भेद प्रेत भय। और यहाँ पर जो दुर्जन है या ईश्वर प्रेम है, दोनों उसका प्रकरण या फिर उप शीर्षक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हुए देखते हैं कि संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में उपयुक्त बातें हैं। संस्कृति के 4 अध्याय जो दिनकर की रचना है, उन्होंने तिलक के बारे में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, इसको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि गीता रहस्य में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की गीता का उद्देश्य निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी कहता है कि कर्मठ गृहस्थी को योगी और सन्यासी भक्त के समकक्ष नहीं माना जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता निर्भीकता और सच्चाई के सबसे पहले बड़े उद्देश्य थे। ऑप्शन नंबर डी कहता है गीता का मार्ग संन्यास का मार्ग है, संसार त्याग और कर्म का न्यास है। ई नंबर कहता है तिलक जी ने बताया है कि योग का अर्थ गीता में कर्म है। योग का क्या अर्थ है? कर्म है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो ACE सही उत्तर होगा। AC और ई जो है इसका सही ऑप्शन है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इनका डिटेल देख लेते हैं ताकि एग्जाम में हम सभी को तुरंत ख्याल में आ जाए। रामधारी सिंह दिनकर कृत संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में प्रकाशित होता है, जो कि 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी इसको रचना में मिलता है, इनको मिलता है। इसमें मूल बिंदु देखिए यहाँ पर गीता रहस्य में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की है कि गीता का उद्देश्य निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन है। ये क्वेश्चन घुमा के किसी भी प्रकार से आने की संभावना है, जैसे कथन 1 और कथन 2 में भी आ सकता है। आज यहाँ पर ऐसा पूछा है, तो हो सके आने वाले समय में इसको कथन के रूप में पूछा जा सकता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस रचना से संबंधित है। अगला बिंदु है तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता और निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे।
तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता के कर्म है, मतलब गीता में कर्म है योग का अर्थ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु के निबंध कौन से हैं? मतलब भारतेंदु ने अपने जीवन में बहुत सारी निबंध रचनाएं की, उनमें से कौन सा है उनका? इसका ऑप्शन है ABC में जो दिया है, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी का मतलब है ACE। ए का मतलब होता है वैष्णवता और भारतवर्ष, इनकी प्रमुख निबंध है। सी का मतलब होता है लेवी प्राण लेवी, और ई का है भारत उन्नति कैसी हो सकती है। दोस्तों, ये जो इनकी रचना है बहुत सारी है, लेकिन इसको हम लोग अगर मूल मूल बिंदुओं पर या मूल मूल निबंधों को अगर याद करके रखेंगे तो इसको आसानी से छांट कर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये हम लोग बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये तो आंख मूंद के हम लोग बता सकते हैं। लेवी प्राण लेवी भी एक से दो बार अगर पढ़ लेंगे तो ये भी आसानी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो दो ऑप्शन अगर हम लोग को याद रहेगा, सी और ई, तो सी और ई यहाँ पर कहीं नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन में है, मतलब सी। तो इस प्रकार से हम लोग अपनी लॉजिक दिमाग लगा करके हम लोग याद कर सकते हैं, या फिर उसको कम आउट, मतलब उसको छांट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्नलिखित में से अर्ध समृद्ध स्वर कौन सा है? कौन है? अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध का मतलब होता है कि आधा जो उच्चारण होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और ओ। ए और ओ जो है ना, अर्ध सम स्वर है। अर्ध समृद्ध स्वर के उच्चारण में मुख द्वार कम खुलता है, मतलब आधा। ठीक है, समृद्ध स्वर का है उच्चारण में मुख द्वार कम खुला रहता है। इनकी संख्या 4 है। कितनी? 4 है। हर्षई, दीर्घई, हर्षव और दीर्घव, जो कि समृद्ध स्वर कहलाता है। विवृत स्वर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है घुमा के कि निम्नलिखित में से कौन कौन समृद्ध स्वर है और कौन कौन विवृत स्वर हैं। ठीक है, रिवीजन या फिर क्वेश्चन देखने का यही एकमात्र उद्देश्य है कि हमारा ध्यानपूर्वक रिवीजन हो जाए, और साथ ही साथ ये पता चल जाए कि हम सभी का जो एग्जाम का पैटर्न है वो कैसे पूछा जा रहा है। विवृत में जो आता है वो उच्चारण मुख द्वार पूरा खुलता है, मतलब समृद्ध में आधा खुलता है और विवृत में पूरा खुलता है, और इसकी संख्या कितना है? 2 है। क्या? और इसमें आ। अर्ध विवृत स्वर मतलब आधा के उच्चारण मुख द्वार अर्ध खुला होता है। इनकी संख्या 4 है। ए, अ, ए, ओ और औ। ये क्या है? अर्ध विवृत स्वर है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि कौन सा कथन सत्य है ना? कथन, कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि डी में जो आता है वो बी, डी और ई सही आता है। बी में देखिए सबसे पहले कहता है कि भारत के नाट्य शास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख क्या है? किसने किया है? भरत मुनि ने किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि कुंतक ने रीति को मार्ग कहा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर एक से दो बार इसको हम लोग पढ़ के रहेंगे तो ये हम लोग को छांटने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ई कहता है कि भोज ने अवंतिका और मागधी नामक 2 नए वृत्तियों की उद्भावना की है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर ठहरता है। इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर देखा जाए तो कहता है कि जब वामन ने 3 रीतियाँ मानी, कौन कौन सी? वैदर्भी, गौड़ी और पंचाली। ठीक है, वैदर्भी रीति में 10 गुण हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैदर्भी कितनी है? 10 गुण है। गौड़ी रीति में ओज कांति गुण होते हैं तथा उसमें कठोर शब्दावली का प्रयोग होता है और उसमें समास की अधिकता होती है। पंचाली रीति में माधुर्य और सौकुमार्य गुण होते हैं। पंचाली में क्या क्या होती है? माधुर्य और सौकुमार्य गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन विवेकानंद के हैं? मतलब उनके विषय में कौन सा कथन सत्य है? इसके छांटना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर है। ए, बी और ई जो है ये सही उत्तर के रूप में ठहरता है। ए में क्या कह रहा है? मजबूत बनो, कायर और निबलिबे ना बने रहो, साहसी बनो, कायरों की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने ये लाइन जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ऑप्शन नंबर बी कहता है समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम और
जीवन की दृष्टि से भी। और ये जो सी डी ये उनके लिए यह उनका कथन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ से उनके विषय पढ़ने के बाद ही तुरंत पता चल जाता है। जैसे देखिए, मानव हृदय में से मैं संगीन की नोक के बूते बुराई को हटाने में यकीन नहीं करता, उनका कथन ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी कहता है शिक्षा से उत्पन्न ज्ञान जनता को ब्रिटिश शासन का सम्मान करना सिखाएगी और उनमें एक हद तक इस शासन के प्रति अपनत्व की भावना भी पैदा करती। तो क्या आप यहाँ पर सोच के देखिए, शिक्षा से केवल क्या ब्रिटिश शासन का सम्मान ही सिखाएगा, दूसरा वाला भी सिखाएगा नहीं। तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो अगर ध्यानपूर्वक एक लाइन पढ़ने के बाद अगर उनके बारे में 1 सेकंड 2 सेकंड सोचा जाए तो ये हम लोग छाँट सकते हैं। और ऑप्शन नंबर ई कहता है देखिए, समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। तो ये देख रहे हैं, ये जो उनकी विचारधारा है, तो उनकी विचारों से ही भी हम लोग इस चीज़ को सही कलेक्शन या फिर टिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। ए जो बोल रहा है कि पूछेगा जग किंतु किंतु पिता का नाम ना बोल सकेगा, वो किसमें? रश्मिरथी में। रश्मिरथी में ये बात कही गई है। जैसे कर्ण ने अपने जन्म से पहले उनको गंगा के किनारे रखा गया था और बहुत बड़ा वीर दानी पुरुष हुए, लेकिन बाद में क्या होता है कि उनको जनता या संसार तो उसका नाम पूछेगा लेकिन वो पिता का नाम नहीं बता पाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है कुछ ना कुछ कह सकी अपनी ना उन्हीं की पूछ में सकी भाई से, कहता है कि कुछ ना कह सकी अपनी ना उन्हीं की कुछ मैं कह सकी। ये किससे है? साकेत से है। साकेत जो उस उर्वशी के लिए उसमें वर्णन किया गया है उसका दिखाया गया है। सी नंबर कहता है तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूँ उस और क्या है ना। ये जाएगा संध्या गीत से, संध्या गीत कविता से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी कहता है जी लोगों ने तो बेच दी ईमान, मतलब गीत फरोश है ना, सिंपल सी है, गीत फरोश से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है किस स्थान के लोग बड़े बड़े नखों का पसंद करते थे। ये जो है ना, ये जो रचना है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की नाखून क्यों बढ़ते कहानी से मतलब निबंध से ली गई है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब तक ये इसको हम डीप में ना पढ़ेंगे तब तक इसको हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। बी जो है गौड़ देश के लोग है ना बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे, है ना। कहाँ के? गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे। लेकिन हम लोग क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि किस देश के लोग छोटे नाखून को पसंद करते। तो इसका यहाँ पर उत्तर होगा दक्षिणात। क्या है? दक्षिणात्य। दक्षिणात्य के लोग रहते हैं जो कि छोटे छोटे नाखून को पसंद करते हैं। इनके डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं। इनके जो प्रमुख अन्य निबंध है उनका कहते हैं अशोक के फूल हैं, आम फिर बोरा गए, कुटज, देवदारू, वर्षा गणपति से घनश्याम तक, शीरीष के फूल आदि इनके प्रमुख क्या है निबंध है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि कवि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। क्या कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है, इस चीज़ को मिलान करना है। किसका था ये? 25 का हम लोग देख रहे हैं और 25 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या कहता है? ऑप्शन नंबर 20 इसका सही उत्तर है। 20 में क्या दिखा रहा है कि विद्यापति जो रहेंगे श्री प्रसाद सिंह उसके दरबारी में रहते थे। सूरदास कहाँ रहते थे? सूरदास तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। सी का कहता है बिहारी कहाँ रहते थे? बच्चन सिंह। और डी का रहता है वो इमेरभंगा, है ना। डी का इमेरभंगा मतलब घनानंद इमेरभंगा के रूप में उन लोग में ठहरता है, मतलब उनके अध्येता के रूप में ठहरता है। अब 27 का अगर देखा जाए कहता है कि निम्नांकित कविताओं को रचनाकाल प्रथम प्रकाशन के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इसका जो सही क्रम होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा दोस्तों? थोड़ा सा ये स्क्रॉल हो गया है, हम लोग थे 27 के पास। कहाँ था? 27, हाँ यहाँ पर है हम लोग। कहता है फिर से ये स्क्रॉल हो गया है, हमको लगता है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है दोस्तों, लेकिन हम लोग इसको सही कर लेते हैं तुरंत 1 सेकंड में। जो हम लोग इसको डिवाइडेड या फिर गलत नहीं होने दे सकते हैं, क्योंकि हम सभी को आगे बहुत जाना है। 27 में क्या कहता है? इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही क्रम है। 27 में क्या कहता है?
इसका ए में सबसे पहले आएगा, यहाँ पर देखें तो बी आएगा, परिवर्तन। सबसे पहले क्या आता है? परिवर्तन। इसका जो प्रकाशन वर्ष है परिवर्तन का 1924 आता है। कब आता है? 1924 ईस्वी में। और इसी चीज़ को रिपीट करने के लिए हम दोस्तों इस वीडियो को या फिर हम लोग को कि बार बार देखने के बाद हम लोग सभी को याद हो जाएगा। परिवर्तन जो रहता है 1924 ईस्वी में रहता है। उसके बाद सी जो रहता है कुकुरमुत्ता 1941 ईस्वी में रहता है। कब दोस्तों? 1941 ईस्वी में रहता है, 1941 के रूप में ठहरता है। उसके बाद ए असाध्य वीणा 1961 में रहता है। कब आता है दोस्तों? 1961 ईस्वी में रहता है। उसके बाद आता है ई अंधेरे में। अंधेरे में जो है वो 1964 ईस्वी में आता है। ठीक है, कब आता है? 1964 ईस्वी में। अब आता है डी में मोचीराम जो रहता है 1972 ईस्वी में, जो कि सुदामा पांडे धूमिल की प्रमुख रचना है मोचीराम। 28 में अगर देखा जाए तो कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे मिलान करने के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उनकी रचना और आचार्य के साथ यहाँ पर मिलान करना है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। भानुदत्त जो आता है उनकी रचना वो है रसमंजरी। भानुदत्त क्या है? रसमंजरी। बी का आता है नाट्य दर्पण। रामचंद्र गुणचंद्र की रचना क्या है? नाट्य दर्पण है। और सी का आता है भाव प्रकाश किनकी रचना है? शारदा तनय की रचना है। और डी का 2 आता है जो कि महिम भट्ट व्यक्ति विवेक से उनकी प्रमुख रचना के रूप में ठहरती है। 29 के रूप में देखा था मालवीय का केंद्र है। क्या है? मालवीय का केंद्र है, मतलब यहाँ से अब भाषा विज्ञान से यहाँ पर क्वेश्चन पूछी गई है। कहाँ से? भाषा विज्ञान से। और इसका सही जो उत्तर है वो है इंदौर। कहाँ है दोस्तों? इंदौर इसका सही दोस्तों आंसर होगा। मालवीय का केंद्र कहाँ है? इंदौर के रूप में है। 30 का देखते हैं। 30 में कहता है सूफी प्रेम ख्यानक नहीं है, मतलब यहाँ इनमें से कौन से कवि हैं जो कि सूफी रचना नहीं की है? तो इसका आंसर होगा श्याम सगाई। श्याम सगाई एक ऐसी प्रेमाख्यान है जो सभी में नहीं आता है, जबकि इंद्रावती, हंस जवाहिर, यूसुफ जुलेखा सभी के सभी क्या है? सूफी से संबंधित रचनाएं करते हैं। इनका डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं। नंदास द्वारा रचित काव्य श्याम सगाई सूफी प्रेम ख्याल नहीं है, बल्कि यह भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा का कृष्ण काव्य है। जबकि इंद्रावती नूर मोहम्मद की है, यूसुफ जुलेखा शेख शिगार की है तथा हंस जवाहिर कासिम शाह का सूफी प्रेम ख्याल प्रमुख रचना है। क्वेश्चन 31 कहता है कि सत्य कथन कौन सा है? क्या कहते हैं? सत्य कथन कौन सा है? इनमें से कौन सा सही है? इसका जो उत्तर है यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को, यहाँ जो सत्य कथन पूछा गया है इसका जो जो लाइन है काव्य अलंकार सार संग्रह, ये जो है ना ये रुद्रट का नहीं है, मतलब उद्भट का है। किसका है? उद्भट का। बाकी ABCD यहाँ पर जो हम सभी देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं सभी रचनाओं का क्या है? सत्य कथन से संबंधित है। ABCD जो रचना है वो सभी के सभी क्या है? सत्य है। लेकिन जो है वो क्या है? रुद्रट का ना हो करके उद्भट की रचना है। इसलिए यहाँ पर क्या कहता है A और B दोनों कथन सत्य के रूप में दिया गया है, जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उदाहरण है। क्या है? एक उदाहरण है। यह किस लेखक का है? कहता है कि परिंदे कहानी जो है वो किसकी अंग्रेजी कहानी का भाषा का अनुवाद किया गया है? तो इसका है कैथरीन मैसफील्ड। ये भी दिया गया है पूरी, अगर डिटेल में जब हम लोग पढ़ेंगे परिंदे तो उसका पूरा का पूरा मेंशन किया गया है। ठीक है, निर्मला वर्मा द्वारा रचित परिंदे 1956 कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में उद्धरण है या कैथरीन मैसफील्ड का है। परिंदे कहानी के प्रमुख पात्र का देख लेते हैं, जैसे लतिका, मेजर ग्रीस नेगी, सुधा, जूली, करीमुद्दीन, मिस्टर ह्यूबर्ट, डॉक्टर मुखर्जी, मिस वुड आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। और परिंदे कहानी को 1957 में अमृत राय ने हंस पत्रिका में प्रकाशित किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि यहीं से छोटे छोटे क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है और पूछ दिया जाता है। क्वेश्चन नया नहीं बनाया जाता, लेकिन क्वेश्चन को घुमा जरूर दिया जाता है। अगर निर्मल वर्मा की कहानी संग्रह के देखा जाए तो परिंदे 1960 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि परिंदे कहानी में कितने कहानी संग्रहित है।
तो देखिए ये मतलब क्वेश्चन जो है ना वही है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा डीप करके पूछ दिया जाता है। अगला है जलती झाड़ी 1965, क्योंकि क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है कि आप निर्मल वर्मा की कहानी संग्रह को क्रम में लगाइए, तो सबसे आएगा परिंदे 1960, है ना, जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बहस में 1973, है ना, कवि और काला पानी, है ना, कौवा और काला पानी होगा वहाँ पर, ठीक है, 1983 ईस्वी में, सूखा और अन्य कहानियाँ 1995 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया है। क्या है? प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग जो है एक ही छंद में रचा गया है और उस छंद का नाम बताना है, जो का इसका सही उत्तर होगा द्रुत विलंबित छंद। क्या है? द्रुत विलंबित छंद। क्वेश्चन देखिए यहाँ से फिर से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन घुमा दिया जा सकता है कि प्रिय प्रवास का कौन सा सर्ग है जो कि एक ही छंद में लिखा गया है, जो प्रथम सर्ग द्वितीय सर्ग है ना, उसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये इसका प्रथम सर्ग है जो कि एक ही छंद में लिखा गया है, उस छंद का क्या नाम है? द्रुत विलंबित छंद। काफी इंपॉर्टेंट है। इनका अगर अन्य रचना में ध्यान दृष्टि रखा जाए तो कहता है रसिक रहस्य 1899 ईस्वी में, रसिक रहस्य 1899 ईस्वी में, प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी में, प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी में, चौखे चौपदे 1924 ईस्वी में, चौखे चौपदे 1924 ईस्वी में, ठीक है, चुभते चौपदे 1932 ईस्वी में, रस कलश 1940, रस कलश 1940 ईस्वी में, कल्पलता 1937 ईस्वी में, ग्राम गीत 1938 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिवीजन और एग्जाम की दृष्टि से। 34 क्वेश्चन कहता है एक रूप हिंदू तुर्क दूजी दशा ना कोई। क्या कह रहा है इसमें? कहता है कि एक रूप हिंदू द्रुक दूजी दशा ना कोई, मन की द्विधा मान भई एक सोदोई। यह कविता किस कवि की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बनारसीदास की ये प्रमुख पंक्तियां हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये तो पहली बात तो ये होती है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसका समझना हिंदी भाषा में है नहीं, ब्रज भाषा में, तो इसको समझना थोड़ा सा दिक्कत है। साथ ही साथ इसको इतना डीप से पूछा गया है तो इसको थोड़ा सा हार्ड लेवल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग रिवीजन से इसको ज़रूर हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है उसी के घटवार कहानी में लक्ष्मण के संदर्भ में आए शब्द काला चेरू का क्या अर्थ है? काला चेरू कोसी के घटवार जो रचना है शेखर जोशी की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें एक काला घेरू चेरू शब्द आया हुआ है, तो उसका अर्थ बताना है। इसका अर्थ है सुहाग चिन्ह। क्या है? उसका अर्थ है सुहाग चिन्ह और इसका सही उत्तर है ए। कहता है शेखर जोशी द्वारा कृत कोसी का घटवार 1958 ईस्वी में लक्ष्मण के संदर्भ में आए शब्द काला चेरों का अर्थ है सुहाग चिन्ह। कोसी के घटवार कहानी पहाड़ी परिवेश की कहानी है, इसमें पहाड़ी जीवन की झलक दिखाई देती है। यह एक अधूरी प्रेम कहानी है। कोसी के घटवार को चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानी उसने कहा था कि समकक्ष माना जाता है। तो यहाँ से दो दो क्वेश्चन बन गया। क्या बन गया? पहले बात तो कि कोसी घटवार जो रचना है वो उसका परिवेश क्या था या उसका परिदृश्य किस आधार पर की गई है, तो हम लोग कह रहे हैं पहाड़ी परिवेश के आधार पर लिखी गई है। साथ ही यहाँ पर ये जो है ना किसके समकक्ष माना गया है, तो चंद्रधर शर्मा की रचना जो है उसने कहा था उससे ये समकक्ष माना गया, मतलब उसके टक्कर का। यह कहानी फ्लैशबैक शैली पर आधारित आंचलिक कहानी है। कोसी के घटवार का अर्थ होता है पंचक्की। क्या होता है? पंचक्की। इनके अन्य रचना या कहानी संग्रह के रूप में देखा जाए तो 7 के लोग 1967 कब होता है दोस्तों? 1967 ईस्वी में 7 के लोग, है ना। दाजू 1957। क्वेश्चन एकदम बिल्कुल एकदम एक ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही बनेगा, चाहे मिलान के लिए दे सकता है या प्रकाशन के लिए साथ मिलान के लिए दे सकता है या क्रम में लगाने के लिए दे सकता है। तो इसलिए हम लोग हर एक बिंदु पर ध्यान रखेंगे। क्या कहता है? 7 के लोग 1967 ईस्वी में, दाजियो 1957 ईस्वी में, हलवाहा 1981 ईस्वी में। हलवाहा क्या होता है? 1981 ईस्वी में। नौरंगी बीमार है, मतलब नारंगी होगा यहाँ पर। नारंगी बीमार है 1990 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है? नारंगी बीमार है 1990 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कबीर साहित्य के अध्येता है। क्या कहता है? कबीर, है ना, कबीर साहित्य के अध्येता हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी का मतलब है BDE। बी कहाँ है? ये पुरुषोत्तम अग्रवाल, ठीक है। डी कहाँ है? धर्मवीर। कौन है? धर्मवीर। और ई का अर्थ है डेविड लोरेंजन, जो क्या है? साहित्य के अध्येता हैं। किसके अध्येता? कबीर साहित्य के
अध्येता के रूप में ठहरता है। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध किन दो कंपनियों से था, है ना। जब हम लोग तीसरी कसम कहानी पढ़े थे तो कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। पहले एक क्वेश्चन ऐसे भी बनाया जाता है कि उन्होंने कौन सी सामान ना लादने की कसम खाई थी, ये क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन घुमा दिया है कि जो हीराबाई थी वो दो कंपनी में काम करता था, वो कौन कौन सी कंपनी थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मथुरा मोहन की कंपनी से काम करता था। कहाँ से? मथुरा मोहन की कंपनी से। और एक जो रहता है वो रोहता कंपनी से, एक रोहता कंपनी और मथुरा मोहन कंपनी से वो काम या फिर संबंध रखती थी काम करने के लिए। ठीक है। इनका और रचना के रूप में अगर देखा जाए तो आदि मातृ की महत्व 1967 ईस्वी में लाल पान की बेगम, जो कि हम लोग को पढ़ना भी है, पंचलाइट, ठेस, संबंधिया, अग्निखोर, अच्छे आदमी, ये सब क्या है उनकी प्रमुख रचना के रूप में हम लोग के पास रिवीजन हो जा रहा है। लाल पान की बेगम कहानी स्त्री पात्र कौन कौन से हैं? लाल पान की बेगम जो है उसमें स्त्री पात्र को हम सभी को ढूंढना है। स्त्री पात्र में आएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर है BDE। BDE का मतलब है चंपिया, ये तो मतलब नायिका के रूप में ठहरती है। डी के रूप में देखा जाए मखनी फुआ, जो कि उसके साथ हंसी मजाक करती है। ई जो रहती है और सुनहरी, कौन रहता है? चंपिया, मखनी फुआ और सुनहरी काफ़ी इम्पोर्टेंट पात्र हैं, है ना, लाल पान की बेगम से। फणिस्वत रेणु की कहानी संग्रह को अगर देखा जाए तो ठुमरी 1959 ईस्वी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठुमरी 1959 ईस्वी में, आदिम रात्रि की महक 1967 ईस्वी में, अग्निखोर 1973 ईस्वी में, श्रावणी दोपहर की धूप 1984 ईस्वी में, अच्छे आदमी 1986 ईस्वी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेज बहादुर सिंह ने तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने? तेज बहादुर सिंह ने किया था। अब थोड़ा सा डिटेल और देख लेते हैं। जो मुर्दैया रहता है वो टोटल 7 अध्याय में बटा हुआ रहता है। कितने? 7। यहाँ क्रम से भी पूछा जा सकता है। पहला क्या है? भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि। दूसरा मुर्दैया तथा स्कूली जीवन, अकाल में अंधविश्वास। तीसरा, चौथा आता है मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन। पाँचवा का आता है भूतनीय नागिन। छठा का आता है चले बूंद कीड़ा। और लास्ट में आता है आजमगढ़ में फाका कसी। काफ़ी इम्पोर्टेंट के ठहरता है। क्वेश्चन नंबर 40 का आता है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर मातादीन ने चांद पर जाकर जो काम किए उन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन अब पूछा जाने लगा है, क्योंकि अब पंक्तित को आप सोच सकते हैं कि अब कहानी के पंक्तित को क्रम से लगाने के लिए बोल रहा है। रचना को तो छोड़ ही दीजिए। तो इसलिए हम लोग बाखूबी मतलब बहुत अच्छी तरह से पढ़ना होगा, तब जाके इसका आंसर को हम लोग ढूंढ पाएंगे। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ए का मतलब होता है पहले सी आएगा। सी का मतलब थानों में हनुमान मंदिर बनवाया है, पहला। उसके बाद आता है ई। ई में दिखा रहा है कि पुलिस वालों की तनख्वाहें कम कराई गई। ठीक है, कम कराई गई। ऑप्शन नंबर बी कहता है जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया। ठीक है। डी में कहता है पुलिस का मानवतावाद, इस अवधारणा में पुलिस वालों का विश्वास जगाया गया। ठीक है। और ए लास्ट में आता है नकली चश्मे गवाह बनाना सिखाया गया। मतलब एकदम बिल्कुल उल्टा यहाँ पर दिखाया जा रहा है। किसमें? इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित बातें उपयुक्त हैं। मतलब कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो उसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी में कौन कौन सा आता है? ए आता है, सी और ई। ए में क्या कहता है? जैसा बोला जाता है देवनागरी में वैसे ही लिखा जाता है। बिल्कुल सत्य बात है। सी क्या कह रहा है कि संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी राजभाषा माना जाए। बिल्कुल सत्य बात है। ई में कहता है कि ध्वनि और संकेत क्या निश्चित रहते हैं। मतलब जो हम बोलते हैं, जो संकेत करते हैं, वही उसका क्या एकमात्र निश्चित रहता है। मतलब उसमें भी बदलाव नहीं होता है। अगर बदलते हैं तो फिर उसका वो अर्थ या फिर वो उच्चारण या ध्वनि वो नहीं हो पाएगा। अगर अदर या फिर और जो गलत ऑप्शन है उसको थोड़ा भी देख लेते हैं। एक लिपि चिन्ह से अनेक ध्वनियों का व्यक्त की क्षमता है। बिल्कुल नहीं है। ठीक है। जैसे अंग्रेजी में क्या होता है, बोला जाता है कुछ, लिखा जाता है कुछ, लेकिन हिंदी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि देवनागरी लिपि में पंजाबी और उड़िया भाषा का लिखा जाता है। नहीं,
देवनागरी लिपि में बिल्कुल नहीं लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन क्या है, गलत ठहरता है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है भोलाराम का जीव कहानी के अनुसार भोलाराम को रिटायर होने के लिए कितने वर्ष बाद पेंशन ना मिली थी? तो इसका आंसर होगा ये 5 साल। कितना? 5 वर्ष तक उनको पेंशन नहीं मिला था। किसको? भोलाराम का जीव। इसका प्रकाशन कब होता है? 1967 ईस्वी में होता है। कितने? 1967 ईस्वी में। इसका प्रमुख पात्र अगर देखा जाए धर्मराज, चित्रगुप्त, यमदूत, नारद, भोलाराम, भोलाराम की पत्नी, भोलाराम की बेटी, साहब, ये उनके क्या है, प्रमुख पात्र हैं। परसाई की रचना अगर देखा जाए, हरिशंकर परसाई हम लोग जानते हैं कि ना, वो एक काफ़ी खतरनाक व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी रचना अगर देखा जाए तो आवारा भीड़ के खतरे, प्रेमचंद के फटे जूते, पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, ठिठुरता व गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, संस्कृति, सिद्धांतों की व्यर्थता आदि इनकी प्रमुख रचना है। क्वेश्चन नंबर 43 कर रहा है कि निम्नांकित नाटकों को हिंदी में उनके प्रथम प्रदर्शन, मतलब प्रकाशन वर्ष के आधार पर, प्रदर्शन यहाँ पर ये नहीं होगा, प्रकाशन होगा। क्या होगा? प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बात के क्रम में लगाइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी का मतलब होता है सबसे पहले सी आएगा। क्या आएगा? सी। आगरा बाजार। आगरा बाजार का प्रकाशन होता है 1954 ईस्वी में। कब होता है? 1954 ईस्वी में। ई आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी में। हम लोग इसी चीज़ को तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को एक एक प्रकाशन भैया याद होना चाहिए। जैसे आगरा बाजार 1954 ईस्वी में, आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी में, बकरी बकरी 1974 ईस्वी में, और माधवी 1985 ईस्वी में। माधवी जो रहता है 1985 ईस्वी में। और लास्ट जो बी आता है वो है महाबली। महाबली 2019 ईस्वी में, जो असगर वजाहिद की रचना है। किसका? असगर वजाहिद का है। महाबली 2019 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 20वीं सदी में भारतीय काव्यशास्त्र संबंधी कोई पुस्तक नहीं लिखी है? क्या लिखा है? नहीं लिखी है। मतलब सीधा इसका अर्थ है कि 20वीं सदी में किसने भारतीय काव्यशास्त्र के विषय में पुस्तक नहीं लिखी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामविलास शर्मा एक ऐसे विद्वान हैं जो 20वीं सदी में भारतीय काव्यशास्त्र के संबंधी कोई भी पुस्तक नहीं लिखती है। जबकि अन्य विद्वान जो रहते हैं जैसे राममूर्ति त्रिपाठी, भोलाशंकर व्यास, रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने रचनाएं की हैं। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने काव्य में रस लिखा, काव्य में अभिव्यंजनावाद लिखा, रस मीमांसा आदि 20वीं सदी में ही उन्होंने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि नागमती वियोग खंड में नागमती की विरह व्याथा की अभिव्यक्ति के लिए जयसी द्वारा रचित पंक्तियां हैं। मतलब सिंबल से यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि नागमती वियोग खंड में उसमें जो जयसी है उसका कौन कौन सा पंक्ति के रूप में ठहरता है, इस चीज़ को यहाँ पर दिखाने का कोशिश कर रहा है या इसमें पूछा जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ये डीप क्यों हम कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी का मतलब होता है सी, डी और ई। सी, डी, ई जो है वो जयसी द्वारा रचित है। सी, डी, ई मतलब रकत आंसू घुघुची बन बोई। डी का है हृदय पेठी विरह कंठनंसा। और ई का है सहस सहस दुख एक सासा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता। ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये है। मानस का हंस उपन्यास में यह समाध किसका है? इसका समाध है ये है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर है मोहिनी। मोहिनी का कथन है कि मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता। ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये हुए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं इनका। मनुष्य के मन में सुंदर और कुछ नहीं होता। ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही है। किसका कथन है? मोहिनी का है। अमृतलाल नागा द्वारा रचित मानस का हंस 1972 ईस्वी में उपन्यास या संवाद मोहिनी का है। मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास जीवनी परक उपन्यास है बिल्कुल। और इस अन्य रचना देखा जाए तो महाकाल 1947 ईस्वी में, सेठ बाकीलाल 1955 ईस्वी में। सेठ बाकीलाल 1955 ईस्वी में, महाकाल 1947 में देखें। बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी में, सुहाग की नुपुर 1960 ईस्वी में, अमृत और विष 1966 ईस्वी में, नाच्यो बहुत गोपाल 1978 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। नाच्यो बहुत गोपाल 1978 1978 में, खंजन नयन 1981 ईस्वी में, जो कि कबीर
को आधार में लेकर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है देश की बात निबंध के लेखक कौन है। मतलब ये क्वेश्चन जो है, देखिए, देश की बात निबंध के लेखक कौन है, कितनी सिंपल क्वेश्चन पूछी गई है। मतलब 1 से 2 बार अगर हम पढ़ लेंगे तो इसका आंसर हम सभी को याद हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी का मतलब है महावीर प्रसाद द्विवेदी। डिटेल में देखा जाए तो कहता है देश की बात निबंध के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इनकी अन्य निबंध रचनाएं संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, महाकवि माघ का प्रभात, वर्ण आत्मनिवेदन, प्रभात आदि हैं। प्रताप नारायण मिश्र के निबंध देखा जाए धोखा, दांत, बालक, वृत्त, आप, बात, खुशामद, भौं, परीक्षा, समझदार की मौत, ईश्वर की मूर्ति, घूरे को लता बीने, अपव्यय और वृत्तदान। ये सभी जो रचनाएं हैं वो कहीं ना कहीं छोटी-छोटी हैं। इससे हम लोग पकड़ सकते हैं किसका, प्रताप नारायण मिश्र की रचना को। आगे कहता है 48 कहता है जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक कौन है। मतलब ऐसे कौन से विद्वान हैं जो जयशंकर प्रसाद के नाटकों को बेहतर तरीके से उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। वैसे तो सभी उनकी बहुत ही बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एकदम सफलतापूर्वक, है ना। तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी, है ना। बी में कहता है वी कारंद संता गांधी एक विद्वान है जो कि जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को भली भांति उसको क्या कहते हैं, नाट्य के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन है। नागरिक प्रचारणी सभा, ये जो है नागरिक प्रचारणी सभा के रूप में, ये भी ऑप्शन के रूप में देता है, क्योंकि नागरिक प्रचारणी सभा ने केवल एक विद्वान ने इसका संपादन नहीं किया था या फिर संस्थापन नहीं किया था, जब बल्कि विभिन्न विद्वानों ने मिलकर की थी। इसका आंसर होगा ACE, मतलब ACE। ए में कौन है, शिव कुमार सिंह, सी में कौन है, रामनारायण सिंह, और ई में श्याम सुंदर दास। ये तीनों विद्वान जो हैं वो क्या करते हैं, नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक के रूप में ठहरते हैं, और इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि नागार्जुन की कालिदास कविता में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है। मतलब उनकी जो रचना है कालिदास, वो किनका किनका उल्लेख किया गया है। तो ये यहाँ पर देखिए, थोड़ा-सा हम लोग अगर दिमाग लगाएँगे तो आसानी से इसको हल कर सकते हैं। जैसे एक इंदुमती का तो एकदम यहाँ पर रचना है ही, ठीक है? उसके बाद यक्ष का भी एकदम वर्णन है, और अज, ये 3, है ना? यक्ष, इंदुमती और यज, ये 3 जो विद्वान हैं, 3 जो पात्र हैं, इसका भली-भाँति साफ-साफ इसमें वर्णन किया गया है। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। बी, डी, ई इसका सही उत्तर होगा। डिटेल में देखा जाए तो कहता है नागार्जुन की कालिदास कविता में यक्ष, इंदुमती और अज का उल्लेख हुआ है। नागार्जुन के बचपन का नाम ठक्कन मिसिर तथा वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्रा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम लोग इसलिए पढ़ ही रहे हैं कि हम लोग एक नया चीज़ को निकाल के हम लोग के दिमाग में रखें। क्या ठक्कन मिसिर किसका उपनाम है, तो यह बचपन का नाम है तो नागार्जुन, और उसका वास्तविक नाम क्या था, वैद्यनाथ मिश्र था। हिंदी में वे नागार्जुन संस्कृत और मैथिली में यात्री उपनाम से लिखते थे। देखिए यहाँ पर नागार्जुन जो है ना संस्कृत, मैथिली और में लिखते थे, संस्कृत और मैथिली में यात्री नाम से लिखते थे। नागार्जुन की कालिदास कविता सतरंगों पंखों वाले 1959 कविता संग्रह में संकलित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कालिदास जो कविता है कौन सी कहानी संग्रह में, कौन सी कविता संग्रह में संकलित है। तो हम लोग लिख सकते हैं कविता जो है ना सतरंगे पंखों वाली रचना में संकलित है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह कौन है, युगधारा 1953, तालाब की मछलियाँ 1975, खिचड़ी विप्लव हमने देखा 1980 ईस्वी में, हजार हजार बाहों वाली 1981, पुरानी जुतियों का कोरस 1983, रत्नगर्भा 1984 ईस्वी में, आदि इनकी प्रमुख रचना है। तो ये था दोस्तों आज की हम सभी का छोटी सी वीडियो। अगर अगर ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो आप ज़रूर कमेंट करके अपना राय दें, ताकि हम बेहतर और वीडियो ला करके आप सभी के बीच और बेहतर तरीके से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हम सभी कर सकें। मिलेंगे दोस्तों जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।